गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे वेलकम। और आज हम मिले एक नई वीडियो के साथ और काफ़ी अराउंड 1 वीक बाद हम मिल रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, मेरा तबीयत वाकई में सही नहीं था। ओके, आई वॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। अभी मैं ठीक हूँ। तो आज मैं एक नए स्टॉक का वीडियो आपके साथ लाया हूँ गाइस। और स्टॉक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टॉक है। इसके अलावा जो कंपनी है, अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है क्योंकि, और इसीलिए ये स्टॉक मैं आपके लिए लाया हूँ और ये सीज़न में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो कौन सा है स्टॉक। वैसे सर क्या इसने रिटर्न दिया? हाँ, ऑब्वियसली रिटर्न दिया है और काफ़ी ये थोड़ा सस्ता अवेलेबल है अभी, तो आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं गाइस, चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है ये है आपके लिए डिस्क्लेमर। और चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे पता है ये है हमारा वैल्यू इन्वेस्टर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलता रहता है। अगर आप देखें तो हम आपके लिए स्टॉक एनालिसिस का वीडियो रेगुलर इंटरवल में अपलोड करते हैं। जैसे रूट मोबाइल का हमने वीडियो अपलोड किया था, सोलर इंडस्ट्रीज़, रेडिको खैतान, IRCTC, डीमार्ट, HDFC लाइफ, पॉलीकैफ, पॉलीमेड, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, न्यूजेन, कैम्प्स, ओके, और जिंदल पॉली एट्सेट्रा, HCL एट्सेट्रा। तो आप अगर देखें तो सभी में जो स्टॉक का हमने स्टॉक एनालिसिस वीडियो बनाया है उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। बट अभी क्या हो रहा है, आप लोग बहुत पैनिक कर रहे होगे, मुझे जैसा लग रहा है कि अभी क्या हो रहा है ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ लिख लेता हूँ। अभी एक्चुअली हो रहा है जो ये आपका जो मिड कैप है, मिड और स्मॉल कैप में क्या हो रहा है भाई, मिड और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है, आपको डरने का बात नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, जिसके वजह से बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आपको डरने का बात नहीं है भाई। ओके, और वहीं पर अगर आप देखें तो आपका जो निफ्टी और सेंसेक्स है, निफ्टी आपका 16,000 पार हो चुका, 16,000, जो कि 16,000 पहुंचने में जिसको इतना दिक्कत हो रहा था, अभी 16,300 पे ट्रेड करा। समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं, बड़े बड़े लोग भैया क्या कर दिए हैं, निफ्टी को 16,000 पर ले गए हैं, 16,000 पार ले गए हैं। और क्या किए हैं, जो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो सर इसमें करना क्या है, इसमें कुछ करने का बात क्या है, इसमें बस पैसेंस रखना है और कुछ नहीं करना है, बस आराम से रहना है। ठीक है, डरने का बात नहीं। अगर आप डर जाओगे तो फिर फ्यूचर में और नहीं कमा पाओगे। ठीक है, याद करो जब आपके पोर्टफोलियो में सारा ग्रीन दिखता था तो कितना अच्छा लगता था, मस्त लगता था ना, लगता था और मैं एक्सपर्ट बन गया। तो अभी आपको आपका सही वक्त अभी आया है, आपको पैसेंस रखना है, डरने का नहीं है। इवन मेरे पोर्टफोलियो में भी सारे रेड दिख रहे हैं, तो डरने का बात नहीं है भाई, थोड़ा टाइम दो, सारा चीज़ रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डरने का कोई बात नहीं। सर रूट मोबाइल आप 5,000 का टारगेट दिए और देखिए ये 1930 और कहाँ कहाँ चला गया। अरे भाई कोई बात नहीं, कम आ गया ना, तो ये तो आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, कि आप इसको क्या कर सको, अच्छे स्टॉक को एवरेज कर सको। ठीक है, एवरेज कर सको सही रेट पर। ठीक है, तो डरने का कोई बात नहीं है और आप पैसेंस रखो। सारा चीज़ अपने वक्त क्या कर देता है, सारा चीज़ को ठीक कर देता है। तो आपको बस क्या करना है, पैसेंस रखना है। और देखो ना, स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाता है जो पैसेंस रखता है। बच्चे समझ में आया? ओके, तो डरने का बात नहीं है। तो सर आप क्या बताने वाले थे? जी हाँ, तो मैं जिस स्टॉक के बारे में आज बात करने वाला हूँ, देखो गाइस, वैसे ऑलरेडी ये आई थिंक 4 मिनट 5 मिनट हो चुका। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, आप प्लीज़ इसको स्पीड करके देखना, मैं अपने स्पीड में चलूँगा, आप स्पीड करके देखना। ठीक है, और स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दो। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। तो कौन सा स्टॉक के बारे में सर बात करने वाले हैं? स्टॉक का नाम है, थंबनेल में आपको दिख गया होगा, एस्कॉट। क्या नाम है? एस्कॉट। जी हाँ, एस्कॉट। तो चलिए चलते हैं एस्कॉट की ओर। तो गाइज मैं आ चुका हूँ
एस्कॉर्ट के प्राइस चार्ट पर। जी हाँ, अगर मैं एस्कॉर्ट का बात करूं गाइस, तो एस्कॉर्ट कौन सी कंपनी है, क्या करती है, उसका डिटेल सारा चीज़ बताएंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, देखो कंपनी कब बनी थी भाई, कंपनी बनी थी 1960 में। कब बनी थी? 1960 में। देखो कब बनी थी? 1960 में बनी थी। इधर आ जा रही है, 1960 में बनी थी। ठीक है, दिख रहा है, 1960 में बनी थी। ओके, तो कंपनी 1960 में बनी थी और ट्रैक्टर वगैरह का बिजनेस है कंपनी का, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी। ठीक है, तो अगर मैं प्राइस चार्ट, पहले प्राइस चार्ट की ओर चलते हैं। देखो आज इसने क्या किया है, गजब का रिटर्न दिया है। आज एक दिन में सारा कसर इसने तोड़ दिया, जो कि रिटर्न नहीं दे रहा था। एक दिन में इसने कितना रिटर्न दिया? 6.14% का। और मज़े की बात बताऊं क्या, मैं भी ये स्टॉक लगभग 3 महीने से होल्ड करके बैठा था, 3 महीने से। ठीक है, और आज इसको एग्ज़िट किया हूँ, ये स्टॉक से एग्ज़िट हुआ हूँ, समझ रहे हो। तो जो आपको गाइड कर रहे हैं वो खुद पैसेंस रख रहे हैं, तो आपको भी पैसेंस रखना पड़ेगा। आपको डरने का दरकार नहीं है, समझ में आ रहा है। आप स्टॉक मार्केट में आए हो, ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा अर्निंग कर लिए, अभी रेड दिखा रहा है पोर्टफोलियो, तो डर जा रहे हो। डरने का बात नहीं है, बस पैसेंस रखना है। हाँ, दूसरा चीज़ क्या, आपको बस यही बात का ध्यान रखना है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं सही स्टॉक में लगा रहे हैं, वरना भाई डरने का बात तो है। ठीक है, अच्छा, तो अभी उसको साइड करते हैं, अभी अपना मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखो एस्कॉर्ट क्या किया भैया, एस्कॉर्ट कंपनी जो है एक दिन में इसने अभी 6.14% का रिटर्न दी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 5 डेज़ में इसने रिटर्न दी है 4.11% यानी 50 रुपीज़ का। 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया 5.57% का। 6 मंथ में इसने रिटर्न दिया है -11%। अगर मैं बात करूं, देखो 6 महीना पहले इसका रेट कितना चल रहा था? 1424 रुपये चल रहा था 11 फरवरी के दिन, समझ रहे हो। और उससे अभी काफ़ी सस्ता में अवेलेबल है। अगर मैं ईयर टू डेट का बात करूं, मतलब ये ईयर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 1.57% का नेगेटिव रिटर्न। 1 ईयर का बात करूं तो गाइस 13% का पॉजिटिव रिटर्न। मतलब ये स्टॉक पिछले 1 साल में 13% का रिटर्न टोटल दिया है। ठीक है, जिसमें से 6% का रिटर्न तो इसने एक दिन में दे दिया। ओके, अच्छा, 5 ईयर की बात करूं तो 323% का रिटर्न, वेरी गुड। मैक्स टू मैक्स बात करूं तो गाइस 1622% का रिटर्न। कितना? देखो 1622% का रिटर्न। देखो स्टॉक कैसा गया। पहला अगर देखें, देखो 2000, ये कहाँ से है, एक सेकेंड देखते हैं। देखो 1999, ठीक है। तो देखो अगर देखो 1999 से लेके 2017 तक एक रेंज में घूम रहा था। 17 साल तक क्या कर रहा था भाई? एक रेंज में घूम रहा था, एक रेंज में घूम रहा था। और अभी क्या हुआ? एक रेंज में घूम रहा था। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइज मैं ये कह रहा था कि इसने पूरे मैक्स टू मैक्स पूरे अपने, जब से ये लिस्टिंग हुआ शेयर तब से लेके आज तक इसने 1622% का रिटर्न दिया है। अगर देखोगे तो ये 1999 से लेकर 2017 तक एक प्राइस रेंज में घूम रहा था, कुछ नहीं दिया। लेकिन अचानक 2017 के बाद देखो इसमें एक तेज़ी देखने को मिला। तो भैया जो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक इसमें इन्वेस्ट थे उन्हीं को ये फ़ायदा दिया होगा, समझ में आ रहा है। तो स्टॉक ऐसे ही कभी कभी करता है, उसका नेचर ऐसा रहता है कि वो बहुत साल तक एक साइडवेज रहता है, मतलब एक रेंज में घूमता रहता है। बट अचानक कुछ साल ऐसा आता है जिसमें वो भाग जाता है, यहाँ पर जिससे भाग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है अच्छे स्टॉक के साथ। तो वैसे अभी किसके साथ चल रहा है? अपने आईटीसी के साथ चल रहा है। तो आईटीसी जो होल्ड कर रहे हैं भैया, होल्ड करके रखे रहो, वही है आपको जो करोड़पति आने वाले टाइम में बनाएगा। तो आईटीसी पर मैं बुलिश हूँ, आने वाला टाइम में ये हीरा है, हीरा। अभी नहीं चल रहा है, जब स्टॉक मार्केट में सारे शेयर गिर जाएंगे तभी ये अकेला चलेगा, समझ में आ रहा है। ये अलग चलता है, स्टॉक मार्केट अलग चलता है। अच्छा चलो, हम स्कॉट की बात कर रहे थे, आईटीसी पे चले गए, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था? तो मैं ये कह रहा था कि एस्कॉट जो है भैया अभी ऑल टाइम इसने 1622% का रिटर्न दिया है। ओके, तो ये था इसका बात। अब चलते हैं कंपनी के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है सर? ओके चलिए। तो गाइज मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पर, ठीक है। ये है स्क्रीनर का वेबसाइट। अगर इसमें अगर देखें
तो क्या लिखा है थोड़ा पढ़ते हैं, आपको रीडिंग हैबिट भी डालना चाहिए। एस्कॉट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स को बनाती है, इंजिन्स फॉर द एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स में जो इंजन यूज़ होता है उसको भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, तो जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है उसको भी बनाती है, राउंड एंड फ्लैट ट्यूब्स, हीटिंग एलिमेंट्स, डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर फॉर रेलवे कोचेस, ठीक है, रेलवे के लिए भी भैया क्या करती है, रेलवे के लिए भी ना ये इक्विपमेंट्स बनाती है, सिर्फ आपका एग्रीकल्चरल नहीं रेलवे के लिए भी बनाती है, याद रखना, वो भी क्या, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोला जाता है, सेंटर बफेट कपलर्स, ऑटोमोबाइल शॉक एब्जॉर्बर, टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क एंड ये क्या है भैया आप पढ़ लेना, मेरा इंग्लिश भारी है थोड़ा, ब्रेक ब्लॉक, इंटरनल कंबशन इंजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेक यूज्ड बाय द रेलवेज। तो ये भैया क्या बोलने का मतलब क्या है, आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर का सामान कौन बनाती है, एस्कॉट बनाती है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर में तो यही सामान यूज़ होता है, ट्रैक्टर और बाकी जो एग्रीकल्चरल सामान जो है आपका, ठीक है, बुलडोजर और क्या क्या रहता है जो, ठीक है। इसके अलावा आपका रेलवे कोचेस का भी सामान बनाती है ये, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है एस्कॉट के बारे में, ठीक है। और मैं इसका आपको ऑफिशियल साइट पे ले जाता हूँ। तो गाइज़ हम आ चुके हैं एस्कॉट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यह है एस्कॉट का ऑफिशियल वेबसाइट। तो देखो, तो कंपनी जिस सेगमेंट में डील करती है, ये एक एग्रीकल्चरल सेगमेंट में, फिर कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी बनाती है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, और रेलवे का इक्विपमेंट्स भी बनाती है। तो आपका एग्रीकल्चरल भी हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी हो गया और रेलवे इक्विपमेंट्स भी कंपनी बनाती है, ये तीनों चीज़ बनाती है। दिख रहा है आपको? जी हाँ दिख रहा है। अच्छा, इसके बारे में और भी कुछ ऊपर दिया है, एक बार पढ़ते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है सर बताइए। देखो, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, मतलब एस्कॉट क्या करती है भाई। एस्कॉट लिमिटेड, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनीज, इज अ पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। मतलब क्या भैया, फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है कंट्री में फॉर 7 डिकेड्स, मार्क सम 7 डिकेड्स, 70 सालों से। ओ माय गॉड, एस्कॉट हैज helped accelerate India's socio-economic growth through its presence across high growth sector of agri machinery, construction and metal handling equipments and railway equipments, ठीक है। तो पिछले 70 सालों से भैया ये क्या कर रही है, हेल्प कर रही है इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रही है। किस तरह से, जो इसका अपना इंडिया का जो एग्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, रेलवे इक्विपमेंट्स, ये कौन बनाती है, यही कंपनी बनाती है, एस्कॉट बनाती है। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट्स हो गया, मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हो गया, रेलवे इक्विपमेंट्स हो गया, ये सारा कौन बनाती है, यही बनाती है। पावर्ड बाय एन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, collaboration with the global technology leaders, Escort is committed to contributing towards India's growth story and bringing in quality change in the lives of the people। तो भैया क्या कर रही है, ये इनका ना खुद का इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी है, मतलब ये खुद भी रिसर्च करते हैं और यहाँ तक कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इंडिया को और भी आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब जब इंडिया का जीडीपी आगे बढ़ेगा। जीडीपी आगे कैसे बढ़ेगा, इंडिया का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आगे बढ़ेगा, जब एग्री बिजनेस अच्छा करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा से होगा तो क्या है भैया, 3 सेक्टर में है। और आपको पता है वैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर को एवरग्रीन सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि हमेशा एग्रीकल्चरल सेक्टर तो रहेगा ही रहेगा। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं रहा तो हम खाएंगे क्या भाई। समझ में आ रहा है? और इससे हमारा डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, इंडिया का एक कंट्री का डेवलपमेंट भी, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ रहता है एग्रीकल्चरल सेक्टर से। समझ में आ रहा है? ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, और उससे जुड़ा हुआ कंपनी भी इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब। हाँ सर क्या बात कर रहे हो। ओके, आगे चलते हैं। तो मैं यही बताने वाला था आपको। जी हाँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जी, अब मैं बताऊँगा इसका फिनेंशियल्स एक बार चेक करेंगे, देन वी विल
जंप टू कंक्लूजन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिनेंशियल को चेक करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पर। इसके फिनेंशियल्स को चेक करने के लिए अगर मैं बात करूं तो एस्कॉट का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है भाई, 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कितना है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि कंपनी का वैल्यू आज के दिन 17,000 करोड़ का है। ओके, करंट मार्केट प्राइस 1270, कंपनी का आज का एक प्राइस, एक स्टॉक का प्राइस कितना है, 1270 है। इसने ऑल टाइम हाई कितना बनाया है, 1468 बनाया था। ऑल टाइम लो कितना बनाया है, 1077 बनाया है। स्टॉक का पी है 17.7, ठीक है। बुक वैल्यू है 400 रुपया। सर स्टॉक पी क्या होता है वो बता दो। स्टॉक पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आप इस कंपनी के 1 रुपया प्रॉफिट को लेने के लिए इस कंपनी को कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एस्कॉट कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट आपको मिले तो बदले में आप उसको 17 रुपये देने के लिए तैयार है। कितना, 17.7। इसको बोलते हैं स्टॉक का पी, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर मैं कंपनी को झूठ मूठ में बंद कर दूं तो आज के दिन इस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 400 रुपये निकल के आएगा। समझ में आ रहा है, ओके। कितना निकल के आएगा, 400। डिविडेंड यील्ड क्या होता है सर, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कंपनी जो डिविडेंड बांटती है, हम अगर उसको उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26%। सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हम जो बिजनेस में पैसा लगाए हैं, हमारा पैसा और बाहर वालों का पैसा टोटल मिलाकर, हम बिजनेस में हो सकता है ना उधारी लेके पैसा लगाए हों, तो हमारा पैसा और बाहर वालों का पैसा मिला के हम कितना रिटर्न कमाते हैं, तो 26% रिटर्न कमाते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है हमारा अपना पैसा लगा के कितना रिटर्न कमा रहे हैं, तो 19% कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये था आम भाषा में। फेस वैल्यू है 10 रुपया। सर फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, कि कंपनी जब पहली बार बनी थी और पहली बार जब कंपनी का शेयर इशू हुआ था तो उस समय इसका रेट कितना था, 10 रुपया फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है, इसका ओरिजिनल प्राइस भी कह सकते हो शेयर का, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या सर, फ्यूचर में अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर होगा इस कंपनी का, फ्यूचर में अगर रह गया तो उसको स्टॉक स्प्लिट का भी बेनिफिट मिल सकता है। ओके ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 साल का ये है प्राइस, ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, 1 सेकेंड गाइस जी। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए इसका मीडियन पी है 26 और अभी इसका करंट पी कितना दिखा रहा है, मीडियन पीई है इसका 26, मीडियन पी कितना है 26 है। और ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है देखने में, आप मुझे देख के बताना, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं सबसे नीचे तो 17 का दिखा रहा है, 17.7 का पीई था, ठीक है। देखो तो मीडियन पीई है 26 इसका, ठीक है। मीडियन पीई है 26, अगर मैं पिछले 1 साल का पीई निकालूं तो 26 का निकल रहा है और करंट पीई चल रहा है 17, मतलब ये अपने मीडियन पीई से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी सस्ता है अभी, समझे। मीडियन पी है 26 और करंट पी है 17, मतलब ये अपने मीडियन पी से भी नीचे चल रहा है, यानी सस्ता अवेलेबल है। ओके वेरी गुड, अच्छा अभी समझे, ठीक है सर। अगर मैं पॉजिटिव बात करूं इस कंपनी का तो ये कंपनी डेट फ्री है और अच्छा क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। पिछले 5 साल में 52% के CAGR के हिसाब से इसने प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाया है। डेटर का डेज भी कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वहीं पर कॉन्स की बात करूं तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग कमा है। ओके, अब चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, ठीक है सर। देखो सेल्स, देखो 2009 में सेल्स इनका था 2100 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी कितना हो गया, 7000 करोड़ हो गया। कितना हो गया, 7500 करोड़। तो
तो भैया अच्छा खासा आपको दिख रहा है इसमें ग्रोथ। हाँ सर दिख रहा है। अब मैं डायरेक्ट आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखाऊंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% का था, जो कि अभी बढ़कर कितना हो गया है, 16% हो गया है। कितना, 16%। समझ में आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट इनका था 90 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट बढ़ के अभी कितना हो गया, 967 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हो गया। 90 से 967, ओ माय गॉड, 10 टाइम्स बढ़ गया। समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईपीएस, देखो गाइस ईपीएस 9 रुपया था, और ईपीएस अभी 9 रुपया से कितना हो गया है, 71 रुपया हो गया है। तो जो भैया लंबे समय तक था उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला है। डिविडेंड पे आउट देखो 10% से कितना हो गया है, 12% हो गया है, ओके। अगर मैं यहाँ पर बाकी ग्रोथ का बात करूँ, देखो सेल्स में कैसा ग्रोथ दिखने को मिला है। 10 साल में 10% का ग्रोथ दिखा है, 5 साल में 16%, 3 साल में 12%, और TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 40% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है सेल्स में। अगर मैं वहीं पर प्रॉफिट का बात करूं तो पिछले 10 साल में प्रॉफिट है इनका 21%, 5 साल में 53%, 3 साल में 37%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 94% का प्रॉफिट का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। वहीं पर मैं स्टॉक प्राइस का CAGR का बात करूँ तो मतलब इसका स्टॉक का प्राइस में कैसा चेंज देखने को मिला है, कैसा रिटर्न देखने को मिला है, वो इसका बात करता है। ठीक है सर, बताइए। 10 साल में बात करूं तो 33% के हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा है, 5 साल में 33%, 3 साल में 14%, और पिछले 1 साल में 14% के हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी किस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी दी है, पिछले 10 साल में 13% का दिया है, 5 साल में 16%, 3 साल में 18%, और लास्ट ईयर में 20%। ठीक है, तो सभी अच्छा खासा आपको दिख रहा है, चाहे सेल्स हो, प्रॉफिट हो, स्टॉक और रिटर्न और इक्विटी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर देखोगे तो 91 करोड़ से शेयर कैपिटल अभी 123 करोड़ के आसपास हो गया। कितना हो गया, देखो 135 करोड़ हो गया है। ठीक है, रिजर्व्स देखो 5257 करोड़ का रिजर्व से पिछले साल के मुकाबले 3358 था, अभी 5257 है। तो रिजर्व्स अच्छा खासा कंपनी का देखो बढ़ता आ रहा है, जो कि अच्छा बात है। वहीं पर बोरोइंग्स देखोगे तो घटता आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। किसी भी कंपनी का डेट का कम होना, इट शोज अ पॉजिटिव साइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब स्लाइडली थोड़ा बड़ा वो चलता है, कोई बात नहीं। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो अदर लाइबिलिटीज़ भी कंपनी का लगभग सेम है। कहाँ चला गया, ओके ओके, वेट 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 गाइस। आ गए हम लोग जी। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा मैं क्या बता रहा था, फिक्स्ड एसेट्स लाइबिलिटीज़ बता रहा था। अदर लाइबिलिटीज़ तो छोटा मोटा रहता ही है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो देखो फिक्स्ड एसेट भी 1630, 1688, 1700 फिक्स्ड एसेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी देखो कंपनी का 124 था, अभी 64 हुआ है, मतलब कम हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है, देख रहे हो। देखो इन्वेस्टमेंट देखो कंपनी का। सर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि कंपनी और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। हो सकता है कि किसी कंपनी में, कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट की हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो कंपनी ने और भी दूसरे कंपनी का शेयर में क्या इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ किया है, देखो बढ़ा है। तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया होगा, दूसरा कंपनी का शेयर खरीदे होंगे। समझ में आ रहा है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा 864 करोड़ का एसेट से अभी 3051 करोड़ का बन गया एसेट इनका। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो भैया देखो इनका ये था बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देख के क्या पता चलता है कि कर्जा इनका बिल्कुल नहीं है, और रिजर्व्स इनका बहुत अच्छा भर भर के, जो कि एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, वहीं पर मैं बात करूँ कैश फ्लो, तो कैश फ्लो थोड़ा माइंड हमारा ये क्या करता है, अपसेट करता है, क्योंकि कैश फ्लो देखो 79 करोड़ से अभी नेगेटिव आ चुका है। तो कंपनी को क्या करना है, थोड़ा इनको कैश फ्लो में ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको मैंने बताया था कि भले ही कंपनी बहुत ज़्यादा कमाती हो, 1000 करोड़ प्रॉफिट कमाती हो, लेकिन उसके पास कैश नहीं रहता। तो कैश का होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ में आ रहा है, बिजनेस चलाने के लिए। तो कैश फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द फिनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और ये सभी के लिए है, आप कह सकते हो।
कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है भैया। तो यहाँ पर देखो कैश फ्लो माइनस नेगेटिव है, जो कि सही नहीं है, कंपनी को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी रेशियो वगैरह तो आपको पता है सही ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटर डेज भी कम हुआ है, अच्छी बात है। और इन्वेंट्री टर्नओवर भी बढ़ा है, इन्वेंट्री टर्नओवर का भी बढ़ना अच्छा बात है भाई, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करूँ तो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग अगर देखोगे तो कुछ सालों से गिरा है। देखो 40% था, अभी 36.59% है। वहीं पर एफआईआई वाले भी अपना क्या किए हैं, होल्डिंग को कम किए हैं, 22%। देखो एफआईआई वाले 22% थे और डोमेस्टिक वाले 6% थे, और एफआईआई वाले अभी 22 से हो गए हैं 21, अब 6 से हो गए हैं डोमेस्टिक वाले 5। लेकिन पब्लिक का हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा शेयर होल्डिंग, 31 से कितना हो गया, 34 हो गया। समझ में आ रहा है जी सर। तो ये सारा चीज़ था आपका इसको लेके, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बताना चाहता हूँ, जी हाँ, और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वेट। तो गाइज़ एस्कॉर्ट का अभी Q1 का रिज़ल्ट आया था, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है सर, दिखाइए। Q1 का अगर रिज़ल्ट का बात करूँ तो अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करूँ, मतलब Q4 से, तो Q4 से Q1 से कंपेयर करूँ तो पिछले क्वार्टर में 2270 करोड़ का इनकम था, अभी 1750 से 22% का नेगेटिव। नेट प्रॉफिट 265 करोड़ था, अभी 178, 32% का नेगेटिव। ईपीएस 26 था और अभी 18, 32% का नेगेटिव। तो क्वार्टरली कंपैरिजन करें तो कंपनी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस किया है। लेकिन आपको पता है पिछले क्वार्टर में ये सब हुआ क्या है भैया, ये सब कहीं ना कहीं एक अपना पैंडेमिक का असर है, ठीक है। अगर मैं वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस का बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले साल का Q1 में 1119 करोड़ का इनकम था और इस साल 1750 करोड़ का इनकम, यानी 56% का इजाफा आपको देखने को मिल रहा है इनकम में। और वहीं पर नेट प्रॉफिट 92 करोड़ से 178 करोड़ हो गया, तो यानी 92% का आपको नेट प्रॉफिट में आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। और वहीं पर आपका ईपीएस 10 रुपया से 18 रुपया हो गया, 67% का दिख रहा है। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस का बात करूं तो परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी बेटर है, और वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूं तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया, ये सब हुआ। और लगभग एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली कंपनी परफॉर्म कैसा करती है, Q1 में थोड़ा सा परफॉर्म करेगी, फिर Q2 में उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर करेगी, फिर Q3 में उससे ज़्यादा, Q4 में उससे ज़्यादा। तो वो क्वार्टरली हिसाब से धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। समझ में आ रहा है, ऐसा नॉर्मली देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और मैं क्या बता रहा था, जी हाँ, और एक चीज़। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ investing.com पर आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है सर, बताइए। अगर मैं एक बात करूं गाइस, देखो वैसे ये सही दाम पर अवेलेबल है या नहीं है, 1270 खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, देखते हैं। देखो ये है एक मीटर जो कि आपको बताता है कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। देखो टेक्निकल बोलता है कि आपको खरीदना चाहिए, सेंटीमेंट क्या बोलता है, सेंटीमेंट बोलता है कि भैया स्ट्रॉन्ग बाय, एनालिस्ट लोग बोलते हैं सिर्फ बाय करना चाहिए। और तीनों का टोटल समरी क्या निकल के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय करना चाहिए। मतलब ये प्राइस पर सब कोई क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हमको खरीदना चाहिए, सही प्राइस है। समझ में आ रहा है, यानी ये प्राइस सही है खरीदने के लिए, ठीक है। तो सर टारगेट क्या हो सकता है, एक सेकेंड बताते हैं अभी। तो गाइज मैं आपको एक आर्टिकल दिखाने के लिए लाया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यस सिक्योरिटीज़ वालों ने इनका टारगेट दिया है 1320 का। वो भी कब दिया है, देखो 1 जुलाई 2021 को इन्होंने दिया है यस सिक्योरिटीज़ वाले कि भैया 1320 का टारगेट ये अचीव कर सकता है आने वाले 1 साल में, ठीक है। इसके अलावा तो गाइस अगर मैं दूसरा अगर टारगेट बताऊं तो ICICI डायरेक्ट का टारगेट है एस्कॉर्ट को लेकर 1325 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है, और ये भी 1 साल का टारगेट है, ओके। तो देखो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस वाले 1300 का टारगेट दे रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि हाँ ये 1300 तो अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पैसेंस ये बहुत ट्राई करता है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो, आई मीन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ज़रूर ये शेयर को ख़रीदना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। लेकिन आप शॉर्ट टर्म हो तो आपके लिए थोड़ा सोचना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे टाइम तो हर शेयर में देना पड़ता है। अभी देखो मिड कैप स्मॉल कैप वाले में पूरा ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है,
तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो लंबे निवेशक हैं उनके लिए एस्कॉर्ट अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर द क्वालिटी स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, देन एस्कॉर्ट मस्ट बी इन देयर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये था आज का स्टॉक एनालिसिस वीडियो। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका वीडियो ये कैसा लगा, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हम इस तरह से आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगे फ्यूचर में। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट एस्कॉर्ट। तो हम मिलेंगे गाइस आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय। दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।